Hello, students. How are you? This is C. Gunjan Chaudhary, a chartered accountant by profession and a teacher by passion. तो आज के क्लास में हम ICSE 2025 कमर्शियल स्टडीज का चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट दैट इज फाइनल पार्ट है ये प्राइसिंग को कवर करेंगे। और इसके पहले मैंने चैप्टर 1 के वीडियोस अपलोड किए हैं। चैप्टर 2 का मैंने मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का वीडियो भी अपलोड किया है। तो वो सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके आराम से देख सकते हो। एंड उसके बाद आप ये भी देख सकते हो। वैसे ये जो टॉपिक है प्राइसिंग का, ये काफी एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है। तो अगर आप इसको अभी देख रहे हो तो अभी आप ये टॉप वीडियो देख लो, उसके बाद आप वो सारे वीडियोस भी देख सकते हो। एंड मैं जो भी आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने पूरे हैंड रिटन नोट्स लिखे हैं। तो वो हैंड रिटन नोट्स अगर आप देखोगे तो आपको इतना लंबा लंबा पैरा पढ़ने का जरूरत नहीं है। बुक में जितना दिया गया है, मैंने जो जो इम्पोर्टेंट पोर्शंस है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सोच के ही नोट्स लिखा है, so that even if you read the notes it will be sufficient for you to write the things in the exam। बट हाँ, उसमें से भी आप फिर पॉइंट्स को मिस नहीं कर सकते। और मैं समझा दूंगी अच्छे से। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो मेरे से। तो सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको सिलेबस। तो सिलेबस में जो था, मार्केटिंग में मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स को मैंने कवर किया है। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। थर्ड पोर्शन है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग। तो बच्चों ये जो है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। इसमें आपको लॉन्ग क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये टारगेट रेट ऑफ रिटर्न के लिए 2 मार्क का पूछ सकते हैं। और नहीं तो पूछ सकता है एक्सप्लेन एनी 2 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जो ऑब्जेक्टिव्स का नाम देके भी पूछ सकता है। सो ये टॉपिक आप जरूर लर्न करके जाना। थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको इस टॉपिक के लिए। सो लेट मी स्टार्ट विथ द लेट मी शो यू द हैंड रिटन नोट्स। सो आप देखो, प्राइसिंग का क्या मतलब है। प्राइसिंग का मतलब जो है वो बहुत ही सिंपल है। अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो वो प्रोडक्ट का प्राइस आपको दुकानदार जो है वो बताता है कि सर या मैम, ये प्रोडक्ट का प्राइस ये है। अगर आप मार्केट से ब्रेड लेने जा रहे हो तो आपने पूछा कि भैया ये जो ब्रेड है ये कितना प्राइस का है। तो भैया बताते, जो शॉपकीपर है, कि ये ब्रेड है 20 रुपीज का है। अभी वो आपको 20 रुपीज बता दिए, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर लिखा है ना MRP ₹20। या वो आपको 19 में भी दे सकते हैं, बट अब उनको भी कुछ मिला होगा कोई प्राइस पे। बट वो जो ब्रेड मैन्युफैक्चर कर रहा है जो कंपनी, वो उस ब्रेड का प्राइस 20 रखा है। वो कैसे डिसाइड किया? अब जैसे कि एक कैंडल बना रहे हो सपोज, या अभी दिवाली है तो दिवाली में बंदरवाल राखी पे राखी बिकता है। तो एक एक पीस का प्राइसिंग कैसे डिसाइड होता है? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इनफैक्ट अगर आप सोचो कि आप एक कैंडल का बिजनेस कर रहे हो, तो आप एक कैंडल बना रहे हो। अब वो कैंडल आप कितना में बेचोगे? अगर मैं आपको पूछूं कि एक तो कैंडल मेरे लिए बना देना, इतना अच्छा कैंडल बनाते हो आप, तो आप कितना में बेचोगे? तो आपके दिमाग में चल रहा होगा प्राइस क्या रखूं मैं। हर एक प्रोडक्ट का प्राइस होता है। अब कितना होता है, मार्केट में आप जाते हो, आपने पूछा कि ये प्रोडक्ट का क्या प्राइस है। तो अब अगर आपको वो ज्यादा लगता है तो आप बोलते हो फिर नहीं नहीं, रहने दो, मैं नहीं लूंगा। लेकिन वो पेन का प्राइस अगर आपको सस्ता लग रहा है तो आप ले लेते हो। तो बहुत बार अगर आप प्राइस ऐसा रख दो कि बहुत हाई है, तो फिर आपका कस्टमर भी लूज होता है और प्रोडक्ट का सेल्स अफेक्ट होता है। बहुत बार आप रखोगे प्राइस अपना बहुत कम, तो बहुत सेल होता है, बट उतना आपके पास प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है। तो आपको प्राइसिंग हर ढंग से रख के, अगर सपोज एक आईफोन का ही आप देखो, आईफोन का प्राइसिंग जो है वो प्रीमियम प्राइसिंग होता है। वन प्लस भी अब अपना प्राइसिंग जो है वो आईफोन 60,000 का आता है, तो वन प्लस भी 60,000 के आसपास का भी रेंज है, 30,000 से 1 लाख तक का रेंज है। सैमसंग का फोन्स का भी है।
तो वो हर एक सेगमेंट का अब है। अगर कार इंडस्ट्री में देखोगे तो प्राइसिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपका बजट के ऊपर है, अगर 3 लाख मिनिमम कार है, 3 लाख का एक मिनिमम का कार का वैल्यू है, तो आप अगर उसको और कम करोगे तो आपका सेल बढ़ेगा। अगर आप उसको थोड़ा बढ़ाओगे तो आपका फिर जो मिनिमम कार खरीद सकते, जो मिनिमम वैल्यू का, वो भी नहीं लेंगे, फिर वो दूसरे ब्रांड्स में जाएंगे। तो आपको कितना का एक आपका प्रोडक्ट का प्राइस रखना है, उसके ऊपर ये टॉपिक है। तो आप कैसे उसको आपका जो गुड्स का वैल्यू है उसको आप प्राइस में, मॉनेटरी टर्म्स में ट्रांसलेट करोगे। जैसे कि मैंने जो कोर्स का प्राइस रखा है वो काफी नॉमिनल है, और वो मैंने कैसे डिसाइड किया, बहुत सारे फैक्टर्स थे। बट वो कोर्स का प्राइस, वो जो लिंक आपको मिलेगा, वो लिंक जो वीडियोस के प्राइस है, बेसिकली वो सारे वीडियोस जो लिंक है वो, उसका प्राइस मैंने कैसे डिसाइड किया, वो सब आपको मैं समझाऊंगी इधर इस टॉपिक में। इनफैक्ट अगर आप मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक पेन है। इस पेन का प्राइस कैसे डिसाइड हुआ। अब ये पेन जो है लिंक ओशन जेल है, 10 रुपीज का आता है एक पेन। ये 10 रुपीज जो है, ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया है। इसका एक प्लास्टिक का बॉडी अंदर रिफिल है, ये प्लास्टिक का कैप बना होगा। ये सब कुछ जोड़ के ये एक प्रोडक्ट है। इसका प्राइस आपका 10 रुपए है। तो वो जो 10 रुपीज है वो ट्रांसलेट किया गया ना मॉनेटरी टर्म्स में, 10 रुपीज, तो वो रुपीज यानी मॉनेटरी टर्म्स है। तो प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग, कैसे वो ट्रांसलेट हुआ है कि ये पेन तो है, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो हम मॉनेटरी टर्म्स में किसी को बता पाए कि वो खरीद पाए वो पेन को। तो वही आप देखोगे, प्राइसिंग इज द प्रोसेस of translating the value of product or the service in terms of money। अभी आप डॉक्टर विजिट करते हो, डॉक्टर 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, हर डॉक्टर का अलग अलग रेंज है। कोई कोई डॉक्टर 2-2 हजार रुपये भी लेते हैं अगर आप एक बार जाके उसको 2 मिनट भी दिखाओ तो वो अपना प्राइसिंग कैसे डिसाइड करते हैं, ऑब्वियसली उसको पता है कि कैसा प्राइस रखना है। तो प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस का वैल्यू जो है वो ट्रांसलेट करते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्राइसिंग। इसमें सिर्फ ये नहीं कि बेस प्राइस रख दिया मैंने, 10 रुपये रख दिया, वो ठीक है। उसमें आप कितना डिस्काउंट देते हो, उसमें आपका पेमेंट, आप अगर सपोज ऑनलाइन पेमेंट करते हो अगर आप, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट वाले भी काटते हैं पैसा। तो मोड ऑफ पेमेंट के ऊपर आपको बताना होगा। अगर कैश पेमेंट है तो 10 रुपए लगेगा, अगर आप ऑनलाइन में पेमेंट करते हो तो आपको 12 रुपीज देना पड़ेगा। अगर आप 10 पेन एक साथ खरीदते हो तो आपको 1 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा। अगर आपका पेन नहीं चलता है तो वारंटी देते हैं, आप पेन एक्सचेंज करा सकते हो। तो खाली ये नहीं कि 10 रुपए बताने से चलेगा, उस प्राइसिंग में आपको ये भी बताना होगा कि पेमेंट का मोड कैसा है, सेल्स के बाद अगर कोई प्रॉब्लम है तो वारंटी, डिस्काउंट क्या है, अलाउंसेस क्या है, सब कुछ इंक्लूड होता है। तो अगर आप देखोगे तो मैंने एक छोटा सा ऐसा एक डायग्राम भी बनाया जिससे कि आपको याद रहे कि प्राइसिंग का क्या मतलब होता है। तो प्राइसिंग का मतलब होता है प्रोडक्ट या जो सर्विस है उसको आप उसका वैल्यू को ट्रांसलेट करें मॉनेटरी टर्म्स में, जिसमें बेस प्राइस हो गया, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट हो गया, डिस्काउंट्स हो गया, सब कुछ ऐड कर करके आपका क्या है फाइनल टर्म्स एंड कंडीशंस प्रोडक्ट को बेचने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। और बच्चों एक बात बता देती हूँ, अगर आप बुक देखोगे तो बुक में प्राइसिंग को लेके काफी कुछ लिखा है। तो आप एक बार पढ़ लो फॉर योर सेटिस्फैक्शन। और अगर आपके पास टाइम है तो आप वो पढ़ लो अच्छे से, क्योंकि काफी लंबा लिखा है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइस का क्या मतलब है ये तो कभी पूछा नहीं जाते, बट ऑब्वियसली अगर 1 मार्क के लिए भी पूछा जाएगा कि प्राइस का क्या मतलब है तो आप बता दोगे। और नहीं तो आप प्राइस का मतलब मैं समझा देती हूँ कि इट्स एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, जहाँ पे आपको प्राइस इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द मार्केटिंग मिक्स ऑफ अ फर्म विच अफेक्ट्स दैट कंपोनेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। तो ये सब डेफिनेशन जो है, आई डोंट थिंक एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये सब कभी पूछा गया है। और इतना आपको पढ़ने का जरूरत है नहीं, मन है तो पढ़ लेना एक बार, बट मैं फिर भी बोल रही हूँ। प्राइसिंग का डेफिनेशन अगर पूछेगा तो आप इतना लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स के लिए आराम से 2 मार्क्स मिल जाएगा। अब ऑब्जेक्टिव्स के बारे में है कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग जो है वो बहुत क्लियरली होना चाहिए। मतलब जब भी आप प्राइसिंग का
प्राइसिंग रखोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो। आप क्या सिर्फ प्रॉफिट चाहते हो, कि आप कस्टमर का वेलफेयर चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि मैं जो भी प्राइस रखूं वो मैं लंबे टाइम तक वो प्राइस को मेंटेन करूं, या फिर आप ऐसा प्राइस रखना चाहते हो बहुत कम जिससे कि आप मार्केट में घुस सको। जैसे कि अगर आप बोलोगे कि चिप्स का इंडस्ट्री तो बहुत वास्ट है, डेयरी मिल्क और इतने सारे चॉकलेट्स है, तो अगर आपको चॉकलेट इंडस्ट्री या चिप्स इंडस्ट्री में आप नया प्रोडक्ट ला रहे हो तो आप एकदम कम प्राइस रखोगे जिससे कि आप घुस सको। तो उस हिसाब से आपका ऑब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव है, मार्केट में घुसना। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग है ये वही बता रहा है कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइस रखने का। तो अब ऑब्जेक्टिव आपका क्या है, उस हिसाब से आप प्राइस रखो। तो सबसे पहले टारगेट रेट ऑफ रिटर्न या कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। ये जो टॉपिक है इसमें ऐसा पूछा जाता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। दोनों का मतलब एक ही है, बस नाम दो है। तो इसमें क्या होता है ना कि आपको डिसाइड करना पड़ता है कि अगर आपने 100 रुपए सपोज लगाए हैं, अगर मैं 100 रुपीज शेयर मार्केट में लगाती हूँ तो मैं 100 रुपए के ऊपर 10% कमाती हूँ। या मैं अगर 100 रुपीज जो है वो अगर मैं बैंक में जाके फिक्स डिपॉजिट करती हूँ तो मैं वो 100 रुपीज के ऊपर मेरे को बैंक जो है वो 7 रुपीज देगा 1 साल का। तो आपने बोला कि नहीं, मेरे को वो 100 रुपए जो मेरे पास है उससे मैं बिजनेस करूंगी और बिजनेस करके मैं एक अपना प्रोडक्ट बनाऊंगी। तो वो 100 रुपए मैंने लगाया और मैंने प्रोडक्ट्स बनाए। अब वो 100 रुपए लगा के मैंने ऑब्वियसली कैपिटल लगाया बिजनेस में, मैंने मेहनत की, तो वो 100 रुपीज के ऊपर मेरे को 20% चाहिए, मतलब 20 रुपए चाहिए। तो बच्चों, ये जो 20% है, यही बोला गया कि आपको कितना, आपका रेट ऑफ रिटर्न, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, आपको कितना रिटर्न चाहिए। 100 रुपए आप दे रहे हो तो आपको रिटर्न कितना परसेंट चाहिए। तो ऑब्वियसली आप 100 रुपीज लगा रहे हो तो मेरे एग्जाम्पल में आपको 20 रुपीज रिटर्न चाहिए। ठीक है। तो प्रॉफिट आपने डिसाइड किया कि आपको 20 रुपीज चाहिए। तो अब आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट सपोज 100 रुपीज है, तो आपको आपने प्रॉफिट 20 रुपीज ऐड किया तो 120 रुपीज चाहिए, तो वो आप 20 रुपीज, 120 रुपीज आपका सेल प्राइस हो जाएगा। तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव आप कैसे डिसाइड करो कि आपको आपका पैसे के ऊपर कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न चाहिए, उस हिसाब से आप अपना प्राइस सेट कर रहे हो। आप इसके ऊपर प्रैक्टिकल मत सोचो, क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आज के मार्केट में ऐसा बहुत ही कम होता है टारगेट रेट ऑफ रिटर्न वाला हिसाब। बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज या बहुत ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही ऐसा भी कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई नया प्लेयर अगर मार्केट में आए तो उसके पास इतना लिबर्टी नहीं है कि वो टारगेट रेट ऑफ रिटर्न सेट कर पाए। आजकल सब कट थ्रोट कंपटीशन का जमाना है, तो सब एकदम मिनिमम प्राइस ही सेट करते हैं। बट ये बस एक ऑब्जेक्टिव में समझा रही हूँ, प्राइसिंग को लेके अच्छे से समझना कि आपको टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, आपको कितना रिटर्न चाहिए। और नाम में ही आप देखो, नाम ही एक कॉस्ट आपका जितना लगे उसके ऊपर आप प्लस कर दोगे आपका रिटर्न, तो आपका वो प्राइसिंग निकल के आ जाएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर मैंने अपने पैसे लगाए हैं तो मेरे को उसके ऊपर मेरे को सफिशिएंट रिटर्न चाहिए, तो यही मैं उस हिसाब से प्राइसिंग लगाऊंगी। अगर मैं प्रोडक्ट को बनने में 5 रुपए लगा है और मेरे को मेरा रिटर्न, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न है कि मेरे को जितना कॉस्ट लगा है उतना ही मेरे को उस पर प्रॉफिट भी रखना है, तो 5 रुपए के ऊपर ही मैं 5 रुपए और रखूंगा, तो मैं 10 रुपए में ये पेन बेचूंगा, 10 रुपए में प्राइसिंग होगा। तो इसको इसीलिए हम लोग बोलते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मॉडल, जहाँ पे हम लोग कॉस्ट डिसाइड करते हैं, उसके ऊपर हम लोग देखते हैं कि कितना रिटर्न चाहिए, फिर हम लोग वो दोनों ऐड करते हैं और प्राइसिंग मॉडल बनाते हैं। सो अगर आप पढ़ो क्या लिखा है मैंने, दिस ऑब्जेक्टिव इंश्योर्स एडिक्वेट एंड सफिशिएंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन नेट सेल्स। जितना भी आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जितना भी आपने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, उसके ऊपर आपको सफिशिएंट रिटर्न मिले। सबसे बड़ा बात यही है कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट या कैपिटल एम्प्लॉय है उसके ऊपर रिटर्न आपका सही होना चाहिए। इसको कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मॉडल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि प्राइजेस विल बी सेट की टोटल एक्सीड सेल्स एक्सीड्स द टोटल कॉस्ट्स बाय प्रॉफिट अमाउंट। अब ये जो पोर्शन है, ये जो टोटल सेल्स एक्सीड द टोटल कॉस्ट बाय एस्टिमेटिंग द प्रॉफिट अमाउंट, अब ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो आप बोलोगे कि मैम इतना सिंपल था। आपको मेरा व्हाइट बोर्ड दिख रहा हो, तो इसमें मैं बोल रही हूँ कि आपका अगर आपका सेल्स, आप 120 रुपए में कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, आपने वो प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपीज में बनाया है, तो आपका प्रॉफिट कितना होगा। ऑब्वियसली आपने 100 रुपए में प्रोडक्ट बना के 120 में आप बेच रहे हो तो आपका प्रॉफिट होगा 20 रुपीज का।
राइट। तो अभी जो मैंने लिखा है, सेल्स एक्सीड्स द कॉस्ट बाय प्रॉफिट, तो एक्सीड्स का मतलब होता है माइनस। तो सेल्स एक्सीड्स कॉस्ट, मतलब 120 से अगर आप माइनस करोगे 100, तो यू विल गेट द प्रॉफिट इक्वल टू 20। इसी चीज को मैंने वहां पे वैसे लिखा है, एंड वो एग्जाम में भी लिखा है वैसा ही। सो लेट मी जस्ट शो यू। total sales exceeds the total cost, total sales exceeds the total cost by estimating the profit amount। प्रॉफिट अमाउंट सोच के उतना जो भी प्रॉफिट अमाउंट होगा वो, तो यहाँ पे उसी को आप इक्वेशन में अगर करोगे तो सेल इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट हो जाएगा, सेल माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट हो जाएगा। बेसिक इक्वेशन की दूसरा तरफ जाने से माइनस का साइन लग जाता है, ठीक है। फिर मैंने ये वाला भी पहले ही समझाया था, प्रॉफिट का कैसे हम लोग निकालते हैं। अगर हमने बिजनेस में 100 रुपए लगाए और हमको 20% चाहिए, तो हम लोग का प्रॉफिट 20 रुपीज आएगा, ठीक है। और एक ही लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इसमें हम लोगों को ये है कि भाई हम लोगों का बिजनेस में हम लोगों को जो भी पैसा लग रहा है उस पर रिटर्न चाहिए। बिजनेस इंसान रिटर्न कमाने के लिए, मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए एडिक्वेट करता है, तो इससे पब्लिक क्रिटिसिज्म उतना होता नहीं है। और ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, ऐसा नहीं है कि आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं टारगेट रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से प्राइसिंग रखता हूँ, कल मैं चेंज कर दूंगा, ऐसा नहीं। जब बिजनेस स्टार्ट करते तो उसका प्राइसिंग रखना क्या है, उसके पीछे का जो मकसद है, वो स्टार्टिंग में जो हम लोग सोचते हैं वो जनरली वही रहता है। बहुत अगर एकदम नहीं हो रहे तब वो बहुत टाइम बाद चेंज होता है, बट हर एक बिजनेस कुछ सोच के ही स्टार्ट करते हैं लोग, राइट। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर बता रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्राइस स्टेबिलिटी। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब है, ये देखो मैंने एकदम समझाया है यहाँ पे, प्राइस अगर स्टेबल होगा तो प्राइस मोटा मोटी ऐसा रहेगा, लेकिन प्राइस फ्लक्चुएशन रहेगा। तो जैसे सोना का दाम है, 2 साल पहले 50,000 था, उसके 2-3 साल पहले, 5 साल पहले 40,000 था, कभी 70 गया, कभी एकदम कम हो जाता है 60 चला जाता है, फिर 75-80, ऐसे करके सोना का दाम जो है, गोल्ड रेट आर क्वाइट फ्लक्चुएटिंग दीज डेज। प्लस अगर तो फिर बहुत काइंड ऑफ होता है कि अभी मैं खरीदूं या इन्वेस्ट करना है किसी को या फिर कोई चीज के लिए, तो फिर शादी का सीजन आता है तो फिर इतना हाई हो जाता है, तो लोग सोचते हैं इतना हाई प्राइस पे कैसे खरीदूं। तो कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो इंसान ये नहीं सोचता है कि उसका प्राइस बार बार बदला जाए, उसका प्राइस स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल देती हूँ, डेयरी मिल्क अगर आप सोचोगे तो डेयरी मिल्क पहले 10 रुपए में बड़ा पैक आता था, या मैगी पहले 10 रुपए का आता था। अभी मैगी का प्राइस तो बढ़ा दिया, 12 रुपीज कर दिया, बट डेयरी मिल्क का प्राइस उन्होंने 10 रुपीज ही रखा है, लेकिन पैक छोटा कर दिया है। पैक तो वैसे मैगी का भी छोटा कर दिया है, लेकिन फिर भी प्राइस बढ़ा दिया है। लेकिन डेयरी मिल्क तो एकदम फॉलो करे कि एकदम प्राइस कैसे मैं स्टेबल मेंटेन करूँ। इनफैक्ट डेयरी मिल्क ने अपना एक अलग रेंज निकाल लिया कि जो हायर एंड चॉकलेट्स है उसके लिए मैं डेयरी मिल्क सिल्क, डेयरी मिल्क बबली, ओरियो, वो सब का प्राइस उसने 100-100 200 रुपए तक ले गए वो प्राइस को। बट जो बेसिक डेयरी मिल्क है, आज के दिन में अगर आपको चॉकलेट खाना है बेसिक, तो अपने वो डेयरी मिल्क को 10 रुपए वाला भी आप खा सकते हो। वो प्रोडक्ट का, वो वाले प्रोडक्ट का प्राइस उसने वो सेम ही रखा है, भले क्वांटिटी कम कर दिया। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी। तो डेयरी मिल्क ने आया था जब वो, उसका ऑब्जेक्टिव होगा कि मैं प्राइस को स्टेबल ही रखूंगा, चाहे कितना भी प्राइस फ्लक्चुएशन हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं प्राइस को स्टेबल रखने का ही कोशिश करूंगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव होता है, तो दिस ऑब्जेक्टिव सीक्स टू कट या एलिमिनेट प्राइस फ्लक्चुएशन। प्राइस फ्लक्चुएशन का मैंने एग्जांपल आप देख ही रहे हो। इससे क्या होता है, जहां पे ये ऑब्जेक्टिव तब फॉलो होता है जब एक एक फर्म बहुत बड़ा है, मतलब एक कंपनी बहुत बड़ा है और बाकी सब कंपनी उसी कंपनी का जो फुटस्टेप्स है वो फॉलो करते हैं, तो वो प्राइस लीडर की तरह एक्ट होता है और बाकी सब उसको खाली फॉलो करते हैं। अब जैसे चॉकलेट इंडस्ट्री में 5 और 10 रुपए का सबसे पहले कैडबरी है, डेयरी मिल्क जो है वो कैडबरी द्वारा बनाया गया है ना, कंपनी का नाम है कैडबरी।
तो वो जो कंपनी है वो प्राइस लीडर है, वो 10 रुपीज सेट करते हैं। तो अब बाकी जो भी चॉकलेट्स आते हैं जनरली वो 5 से 10 रुपए का ही आता है, और वो फर्म इतना बड़ा होता है कि वो एक प्राइस लीडर है, वो जो सेट कर दिया उसके बाद और बाकी फर्म्स फॉलो करते हैं। अगर आप चिप्स का इंडस्ट्री भी देखोगे तो पहले लेज और कुरकुरे 10 रुपए का आता था, उसके बाद अब जितने भी बिंगो चिप्स और कितने भी निकले सब लोग 10 रुपीज ही रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब ऑलरेडी पुराने हैं और इन्होंने एक प्राइस सेट कर दिया है जो कि वो चेंज नहीं होना चाहते, क्योंकि 10 रुपीज उन्होंने देखा कि अफोर्डेबल भी है और बच्चों के लिए भी सही है, और वो प्राइस भी सही है और मार्केट इंडियन इंडस्ट्री में बिकेगा वो प्रोडक्ट, तो इसीलिए इससे प्राइस वॉर्स भी नहीं होता। और इसमें एम ही है कि जियो और जीने दो, सीधा साधा एम इज टू लिव एंड लेट लिव। प्राइस को बार बार झमेला का जरूरत नहीं है, और प्राइस पता है 10 रुपए, तो उस हिसाब से इंसान अपना प्रोडक्शन भी प्लान कर सकता है कि जब पता है कि मैं प्राइसेस, आलू का दाम कब कम होगा, पटेटो का प्राइस कम होगा इस सीजन में, तब बहुत सारा पटेटो ले लो, क्योंकि फिर उस प्राइस पे हम लोग कम प्राइस पे 10 रुपए ही रखने चिप्स का दाम, तो उतना में ही बनते रहेगा। अगर प्राइस ऊपर नीचे होगा तब फिर सोचेंगे अरे आलू महंगा आ रहा है तो भी ले लो, क्योंकि प्राइस फिर ऊपर जाएगा। तो प्राइस स्टेबल होने से कि 10 रुपीज ही मेंटेन होगा, तो आलू का दाम ऊपर नीचे जो भी हो कम होगा, तब तुरंत बहुत सारा ले लो, ताकि जब बढ़े तो लेने का जरूरत नहीं पड़े। तो ये कि प्रोडक्शन प्लान करने में मदद करता है, और रेगुलर प्रोडक्शन होता है थ्रू आउट द ईयर, लॉन्ग रन में बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, जहाँ पे एक जन जो है वो प्राइस लीडर होते हैं, बाकी सब उसको फॉलो करते हैं। ये था आपका ऑब्जेक्टिव, प्राइस स्टेबिलिटी। इसके ऊपर जनरली पूछा नहीं जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस स्टेबिलिटी, बट हाँ अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तब आप इसको, ये पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट है मार्केट शेयर। इसके ऊपर मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था कि जैसे अब ये देखो आप कि सेल्स ऑफ पूरा चिप्स जो है वो 1 लाख यूनिट है, उसमें आपका कुरकुरे कुछ बिक रहा है, अंकल चिप्स बिक रहा है, टू यम बिक रहा है, बिंगो बिक रहा है, लेज बिक रहा है। तो अब सबका ऑब्जेक्टिव में यही रहेगा, सबका मन यही करेगा कि अगर थोड़ा सा भी हो रहा है, प्राइस बिक रहा है किसी का भी प्रोडक्ट, तो हम लोग अपना थोड़ा सा सेल को इंक्रीज करें। तो कुरकुरे चाहते हैं कि मेरा सपोज 1 लाख पीस बिक रहा है, तो इतना नहीं, मेरे को थोड़ा सा और शेयर मिले, मेरा 2 लाख प्रोडक्ट बिके, या थोड़ा सा बिंगो का भी ले लिया जाए। तो वही है कि हर एक इंडस्ट्री का एक टोटल टारगेट होता है कि 1 लाख यूनिट चिप्स बिकते हैं, तो कुरकुरे का कितना बिकता है। तो मार्केट शेयर का मतलब होता है कि सेल्स ऑफ अ फर्म इन रिलेशन टू दोज कॉम्पिटिटर्स। जैसे 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है या एमसीक्यू भी आ सकता है कि व्हाट इज मार्केट शेयर, मतलब एक फर्म का कितना सेल हो रहा है, मतलब कुरकुरे का अगर टोटल यूनिट्स 1 लाख है तो उसमें कुरकुरे का कितना बिक रहा है। तो सेल्स ऑफ वन कंपनी या वन फर्म इन रिलेशन टू दैट ऑफ द कॉम्पिटिटर्स। अब कुरकुरे का कॉम्पिटिटर्स है अंकल चिप्स, टू यम, बिंगो, लेस, तो कुरकुरे का कितना चिप्स बिक रहा है इन इन रिलेशन टू दी अदर कंपनीज, इसको हम लोग बोलते हैं मार्केट शेयर। ये बहुत मीनिंगफुल काइंड ऑफ प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इसमें मार्केट के ऊपर हम लोग अपना पोजीशन और उसको फॉलो करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग, पता है कि अगर हम लोगों को मार्केट में रहना है चिप्स इंडस्ट्री में, तो हम लोगों को उन लोगों के टाइप का ही प्राइसिंग रखना होगा, और अगर मार्केट शेयर हम लोग किस ऑडियंस को टारगेट करें, तो टू यम जो है वो अपना थोड़ा सा प्रीमियम सेक्शन, तो हेल्थ कॉन्शियस सेक्शन को टारगेट करता है, कि प्राइसिंग उसने हाई रखा है भले ही, बट उसका उसको पता है कि ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को, एक कोई कोई जन का ऑब्जेक्टिव होता है कि मेरे को मार्केट शेयर में अपना नाम बनाना है, मेरे को अपना जितना भी चिप्स का इंडस्ट्री है उसमें ग्रो करना है, तो उसके लिए अगर मेरे को कम प्राइस रखना है तो मैं कम प्राइस ही रखूंगा। तो टू यम, जैसे मैंने यहाँ पे उसका टू यम का पोटेटो चिप्स का एग्जाम्पल लिखा है, बट टू यम मखाना फॉक्सनट्स वगैरह भी बना दे, राइट। तो उसमें उसने वो हेल्थ कॉन्शियस इंडस्ट्री के लिए काइंड ऑफ कि जो लोग हेल्थ को सोचते चिप्स को अवॉइड करते, तो वो टू यम का मखाना खरीदेंगे। तो वही बोला गया, उसी सेक्शन में लेज का भी बेक्ड चिप्स वगैरह है। तो लोगों का ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए इस टॉपिक में, इस ऑब्जेक्टिव में, मार्केट शेयर में। ये ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को जो इंडस्ट्री है जिसमें मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ उसमें मेरे को अपना सेल्स इंक्रीज करना है, मार्केट शेयर इंक्रीज करना है, तो वो उसका है। ये करने की वजह से आपका रिटर्न या प्रॉफिट कम हो सकता है, क्योंकि आपको फिर प्राइसिंग जो है वो उस हिसाब से रखना होगा कि लोग आपका कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट नहीं खरीद के आपके फर्म का प्रोडक्ट खरीदे। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया, फर्म्स मैन्युफैक्चरिंग रेफ्रिजरेटर्स, दे रिड्यूस प्राइस टू बिगर
शेयर ऑफ ग्रोइंग डिमांड इन इंडिया। अब जो फ्रिज है, जब दिवाली में लोग फ्रिज खरीदते हैं तो कौन सा जो भी सेल सबसे ज्यादा चलता है, जैसे सैमसंग है, आपका एलजी है, फिर वर्लपूल है, शार्प है, कितने सारे फ्रिज के ब्रांड्स हैं। तो बॉश है। तो जितना आपको आपका सेल बढ़ाना है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको मार्केट शेयर कैप्चर करना है, तो आप अपना प्राइस उतना ही डिस्काउंट दोगे अपना प्राइसिंग में, कि मेरा लोग सबसे ज्यादा फ्रिज खरीदे और दूसरे ब्रांड्स का नहीं खरीदे। वही फीचर्स आप सबसे कम प्राइस में दोगे, तो वही बोला गया, इससे आपका प्रॉफिट्स और ये सब कम हो सकता है। दैट इज द थर्ड पॉइंट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट पॉइंट, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न भी पूछा जा सकता है, एंड मार्केट शेयर के ऊपर में भी पूछा जा सकता है अलग से। उसके बाद मीट और प्रिवेंट कंपटीशन, ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो आप खुद ही पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब जहां पे एकदम कट थ्रोट कंपटीशन है, इतना कंपटीशन है कि अगर आपने 1 रुपया भी प्राइस बढ़ाया तो आपका प्रोडक्ट बिकना बंद हो जाएगा। तो वहां पे फर्म जो है वो प्राइसिंग डिसीजन कंपटीशन को प्रिवेंट करने के हिसाब से लेते हैं। एक एस्टैब्लिश फर्म है, उसका अच्छा खासा प्रोडक्शन चल रहा है, वो तो 50 पैसा 1 रुपया कम कर देगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा, आराम से मार्केट में एंटर कर जाएगा, और उसके बाद बाकी लोगों का प्रोडक्ट तो कम बिकेगा। और ऑब्जेक्टिव ये तभी होता है जब इंसान को अपना नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना होता है। अब जैसे कि अगर आप देखोगे स्पेंसर्स में या फिर कोई भी ऐसा बिगर स्टोर में, जैसे पहले बिग बाजार था, वहां पे कोई भी नया ब्रांड आता है ना, तब फिर उन लोग अपना प्राइस को कम करते हैं और उसमें इतना प्राइसिंग में डिस्काउंट देते कि 3 पे 1 फ्री है, या फिर 2 पे 1 फ्री दे दिया, या 1 पे 1 फ्री दे दिया। जैसे ही ये काम करते हैं उन लोग, वैसे ही उनका क्या होता है कि अगर आप सपोज सफोला का ऑयल खरीद रहे हो, बट अगर आप सफोला का ऑयल है, लेकिन आपने देखा कि एक नया ब्रांड लॉन्च हुआ है और वो आपको बेटर क्वालिटी का ऑयल दे रहा है, प्लस 1 पे 1 फ्री दे रहा है, सफोला से आधा दाम हो गया, तो आप क्या करोगे, आप वो ले लोगे, बोलोगे कि ट्राई करके देखते हैं। फिर आपने ट्राई किया, आपको लगा रही तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो आप नेक्स्ट टाइम से फिर वही लोगे। तो वही है कि अगर आपको कंपटीशन प्रिवेंट करना है तो अपने प्राइस इतना कम करके रखना है, आपका जो कंपटीशन है, कि लोग फिर आपका प्राइस खरीदे, ब्रांड का प्रोडक्ट्स खरीदे। तो शॉर्ट रन में तो ये फिर भी हेल्पफुल होगा क्योंकि आपने प्राइस इतना कम किया है, बट फिर आपको प्राइस कम करने से प्रॉफिट भी कम होगा और हो सकता है लॉस भी हो। जैसे कि उबर और ओला में स्टार्टिंग में उन्होंने फ्री राइड्स दे रहा था, दे वर गिविंग फ्री राइड्स टू एंटर इनटू द कैब मार्केट। जोमेटो पहले इतना फ्री लॉगिन देता था, फ्री प्रोडक्ट्स देता था, लेकिन फिर लॉस होने लगा। पेटीएम, जोमेटो सब लॉस मेकिंग कंपनीज हो गए थे। फिर अब क्योंकि वो अकेला मार्केट में कंपटीशन उतना कम है, तब वो अपना अब कमीशन रखते हैं और मॉडल जो है वो अच्छे से मेंटेन कर लिया, ताकि अब रेस्टोरेंट्स भी जुड़ गए हैं, एंड पता है कि रेस्टोरेंट्स को भी कि जोमेटो से या स्विगी से नहीं जुड़ेंगे तो हमारा सेल पे अफेक्ट पड़ेगा, तो अब जोमेटो राज है। तो अब जोमेटो या स्विगी ने क्या किया, अब उन लोग आराम से अपना वो करे, वो लॉन्ग रन में बेनिफिट नहीं है अगर आप फ्री में या बहुत कम प्राइस पे दोगे। जैसे 100 रुपए उबर का मेरे को याद है, बीच बीच में ऑफर आता था, 0 रुपीज में आप 200 रुपए तक का राइड फ्री ले लो। बट वो सब तो गलत है ना, अल्टीमेटली आपको तो पैसे लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि फिर अल्टीमेटली लॉस होने लग गया था। उबर वॉज अ लॉस मेकिंग कंपनी, जोमेटो सब लॉस बना रहे थे, क्यों? क्योंकि उनको मार्केट में एंटर करना था, नया फर्म था वो। तो वही है कि इट कैन बी हेल्पफुल टू फाइट कंपटीशन एंड मेंटेन द मार्केट शेयर, बट इन द लॉन्ग रन दिस मीट एंड प्रिवेंट कंपटीशन वाला प्राइसिंग स्ट्रैटेजी नहीं काम करेगा बच्चों। अब लास्ट वाला तो सबसे सिंपल है, ये तो आप ही मेरे को समझा दो कि मैम हम लोग प्राइसिंग रखते ही है क्योंकि हम लोग चाहते हो कि हम लोग का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाए। ये सबसे ज्यादा कॉमन है कि प्रॉफिट में कितना प्राइस रखना है, उतना ही रखना कि जिससे हम लोग का प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो। तो ये सबसे कॉमन है, इसमें आपको समझाने का जरूरत नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम फर्म्स का होता है कि मेरे को इतना प्राइस रखना है कि मैं सबसे ज्यादा पैसा कमा सकूं। स्मॉल फर्म्स जो है वो उतना चार्ज करना चाहते कस्टमर से जितना कि वो कस्टमर बेयर कर पाए। जैसे कि बहुत बार होता है ना, मुंह देके टीका निकालना है, कि हिंदी का मुहावरा है, जहाँ पे यू सी द कस्टमर एंड देन यू डिसाइड द प्राइस। तो जैसे कि एक कस्टमर आया, बोला कि ये प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, तो मैंने बोला 100 रुपीज। फिर एक और कस्टमर आया एकदम मस्त मर्सिडीज और ऑडी से निकल रहे कार से, तो बोले ये प्रोडक्ट कितने के है, तो मैं बोलूंगी कि ये 1000 रुपीज का है, और वो 1000 रुपीज दे देगी। फिर एक कस्टमर आया साइकिल चला के, बोलेगा कितना का, मैंने बोला 50 रुपीज का है, तो वो 50 रुपीज दे देगा। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि जितना है प्रोडक्ट का प्राइस उतना मैं उस हिसाब से डिसाइड करूँ, कस्टमर को देख के। अल्टीमेटली मेरा ऑब्जेक्टिव एक ही कि मेरे को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। इससे न्यू एंटरप्रेन्योर्स जो है वो देखेंगे कि इंडस्ट्री में इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो नए एंटरप्रेन्योर्स या नए लोग भी वो बिजनेस चालू करेंगे। लेकिन अल्टीमेटली फिर जब वो प्राइस पता है कि इस चीज का प्राइस डिसाइड हो जाएगा, जैसे ही नए नए लोग जुड़ेंगे उस इंडस्ट्री में, तो मेरे को फिर प्राइस को फ्लैट रखना होगा। अब जैसे पहले सिर्फ जोमेटो था, अब हम लोग जोमेटो और स्विगी में देखते हैं
पहले जो इंस्टेंट फूड डिलीवरी एप्स थे, सिर्फ जेप्टो सपोज है, पहले मैं सिर्फ जेप्टो यूज करती थी, तो जेप्टो में देखा ये प्रोडक्ट में मेरा 50 रुपीज लग रहा है डिलीवरी लेके, फिर मैंने ब्लिंकिट में देखा कि 80 रुपीज लग रहा है, फिर मैंने स्विगी इंस्टामार्ट में देखा कि वो सिर्फ 40 रुपीज में हो रहा है, तो ऑब्वियसली मैं 40 रुपीज में लूंगी, क्योंकि अब इतने इतना कंपटीशन हो गया है कि, तो ओवरऑल पहले जब जेप्टो था वो जो मंथ चार्ज कर है अपना, क्योंकि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा था, लेकिन ओवरऑल फिर जब देखा कि ये फूड डिलीवरी इंडस्ट्री इतना ज्यादा हाई ग्रोथ रेट पे चल रहा है, फूड डिलीवरी यानी जो इंस्टेंट डिलीवरी वाला है, डंजो आ गया, और भी कितने सारे फूड डिलीवरी ऐप्स है जो आपको 10-15 मिनट में या 20 मिनट में डिलीवर कर देंगे, Amazon फ्रेश आ गया, फिर बिग बास्केट आ गया जो नेक्स्ट दिन आपको डिलीवर कर देगा, तो इस टाइप के इतने सारे कंपनीज और एप्स आ गए हैं कि अब आपको कंपटीशन इतना हो गया कि अब आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हो, अगर आप सोचोगे कि मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइज करूंगा तो आपका सेल्स कम हो जाएगा, तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो, कि आप मार्केट शेयर इंक्रीज करना चाहते हो, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहते हो, या फिर आप प्राइस स्टेबल रखना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो आपको अपना प्राइसिंग आपके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही रखना पड़ेगा। एंड यही है इस टॉपिक का सारांश। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आपको समझ में आया हो, अगर आपको नहीं समझ में आया और अभी भी कुछ डाउट्स है तो प्लीज आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं डेफिनेटली उस पर आपको रिप्लाई करूंगी। एंड अगर आपको और भी समझना है, लाइव क्लासेस में आपके काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स में आपको इंटरेस्टिंग लगता है एंड आपके बहुत सारे क्वेश्चंस है, आपको फ्यूचर में इसी लाइन में आगे बढ़ना है, तो प्लीज आप मेरा जो पेड कोर्स है उस पर एनरोल करा सकते हैं। एंड डेफिनेटली लाइव क्लास में अगर आपको एनरोल कराना है तो मैं बहुत ही लिमिटेड स्लॉट्स है, क्योंकि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ बच्चों, तो अगर आपको एनरोल कराना है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप करिएगा, मेरी टीम डेफिनेटली आपके तक पहुंचेगी। एंड थैंक यू, प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, बी अ ब्लेसिंग इन disguise, एंड साइनिंग ऑफ, गुंजन मैम, थैंक यू।